Alright, the broadcast is live. अस्सलाम वालेकुम इज़हार साहब। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं अपना शो स्टार्ट करने में, बट कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रमज़ान टू यू। आपका रोज़ा कैसा गुजर रहा थैंक है? यू अल्लाह का शुक्र है। मैं अभी बस जस्ट केम फ्रॉम ऑफिस, तो तो ये अच्छी अच्छा खासी होता है, गर्मी भी ऑफिस है। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं तो थोड़ी मसरूफियत रहती है, वरना ज़्यादा फील होता है अच्छा रोज़ा रखने में। हाँ, इन केस अगर आपके ऑफिस में अच्छा एसी वगैरह लगा हुआ है और आप इंडोर काम कर रहे हैं तो अच्छा, लेकिन जब आपको साइट पे जाना पड़े इतनी गर्मी में तो कुछ अच्छा नहीं लगता। ये भी है, वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, सो थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करूँ, जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है आपके बारे में। इज़हार साहब से मेरी मुलाकात हुई थी कोई 2017 के अंदर, 2017 कुछ 1-2 साल पहले मुलाकात हुई थी मेरी एक वर्कशॉप पे जो पाशा के फार्म पे हुई थी। और वहाँ पे जी इन्होंने एक सेशन दिया था अबाउट टेक्निकलिटीज जो मोस्टली बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं प्लांट्स के साथ। लीव कर्ल हो रहे हैं या येलो हो रहे हैं लीव्स, तो उसके ऊपर आपने एक बात की थी और थोड़ा सा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी दिया था कि वो क्या डेफिशिएंसी होती है और हाउ टू रिकवर या उसको किस तरह से क्योर करना है। तो उसी चीज़ जी को आई पिक ऑन इन दिस पर्टिकुलर सेशन एज वेल। इसके अलावा इज़हार साहब हैज़ अ वेरी एक्टिव इंटरेस्ट इन फ्लावर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ें भी आप ट्राई करते रहते हैं। तो आई वुड लाइक थोड़ा बहुत आप भी मुझे एजुकेट करें अपने बारे में और थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन हाँ दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी, पाशा साहब के फार्म पे ही जो है वर्कशॉप हमने कंडक्ट की थी, तो रिगार्डिंग ये वेजिटेबल गार्डन जो है ना, इसमें पाशा साहब ने एक वर्ड निकाला है वेजिटेबल में, जो वेजी को भाजी से रिप्लेस करके वेजिटेबल गार्डन। तो उसमें हम वेजिटेबल्स को उगाने के ऑर्गेनिक वेज और पेस्ट से निपटने के सारे ऑर्गेनिक वेज जो है वो डिस्कस करते थे और वो टीच करते थे। तो उसमें मैं सबसे पहले ये समझाता था लोगों को कि प्लांट्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स अगर आप फुलफिल कर देंगे तो ना सिर्फ पेस्ट अटैक कम होगा, जब उसके साथ साथ आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा होगी। और वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्लांट्स इस तरीके से शो करते हैं कि कभी लीफ कर्ल हो जाता है तो सर्टन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कभी पेल येलो हो रहे हैं तो क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब प्लांट्स जो है आपको बता रहे होते हैं, और वो चीज़ें आपको प्लांट को अगर प्रोवाइड करें तो न सिर्फ आपको अच्छी प्रोडक्शन मिलती है बल्कि उससे पेस्ट का अटैक भी कम होता है। और इन केस अगर आपके पास पेस्ट का अटैक हो भी जाता है तो आप उसको बहुत इजीली ऑर्गेनिक वेस्ट से उसको हटा सकते हैं। तो ये चीजें हम सारी उसके वर्कशॉप में डिस्कस करते थे। बहुत अच्छी वर्कशॉप थी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसमें हमने दिया था काफी सारे लोगों को। अभी तक वो हमसे ज्वाइन है। मोर देन 97 पीपल जो है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसके ऊपर हम हैं, सवालात पूछते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। इसके साथ साथ उस वर्कशॉप का एक सेकंड पार्ट हमने वो किया था कि जिसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक के साथ साथ अगर हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को इनकॉर्पोरेट करें, लाइक जिस तरीके से हम नॉर्मल फूड लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ हम मल्टीविटामिन्स भी लेते हैं, जिससे हमें जो डेफिशिएंसीज होती हैं, जो हमारे फूड हमें फुलफिल नहीं कर पा रहा होता, वो हमें मिल जाती हैं और हम एक हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल उसमें रहते हैं। हेल्थ हमारी सही रहती है, इम्यूनिटी सही रहती है। सेम गोस फॉर प्लांट्स, कि अगर प्लांट्स को अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट देते रहेंगे और सिंथेटिक फर्टिलाइजर एज अ मल्टीविटामिन कभी कभार अगर आप यूज करेंगे तो उससे उनकी हेल्थ बहुत इंक्रीज होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी, फ्रेग्रेंस है तो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आएगी, फ्रूटिंग प्लांट है तो फ्रूट्स बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसके अंदर यह है कि ऑर्गेनिक के साथ वो सेकंड वर्कशॉप में हमने बताया था किस तरीके से आप इनऑर्गेनिक या सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोगों का होता है कि अगर हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो हमारे ये सारे केमिकल्स हमारे जिस्म में चले जाएंगे। अगर हम उसको थोड़ा केमिकली देखें तो जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है इवेंचुअली वो ब्रेक डाउन होते हैं एक सिंपल केमिकल कंपाउंड्स में जिनको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एग्जैक्टली सेम कंपाउंड्स हैं जो कि सिंथेटिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो
इसमें कोई, अगर हम टेक्निकली देखें तो कोई खास फर्क नहीं है। अलबत्ता ऑर्गेनिक वे ऑफ ग्रोइंग में जो है ना, हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तो खैर एक बात है। तो ये चीजें थी। बाकी आजकल पेस्ट बहुत आ रहे हैं, अप्रैल का महीना है कराची के अंदर इस वक्त, बहुत ज्यादा पेस्ट आ रहे हैं। तो पेस्टिसाइड हमने एक ऑर्गेनिक या सिंपल पेस्टिसाइड हमने बनाई थी, जो कि बहुत इफेक्टिव है। मैं भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, दूसरों अभी को भी मशवरा देता हूँ आपने उसका। शुरू करा टॉपिक और इसी पे एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाने का भी तरीका आप जरा जी जी, बताएं। जावेद साहब, बहुत बहुत ही सिंपल है। अभी फिलहाल मैं आपको बताऊं, अच्छा, पेस्टिसाइड अगर आप ज्यादा कोशिश करें कि पेस्ट को आइडेंटिफाई करके स्प्रे करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप एक समझ लें कि मुझे एक जनरल पेस्टिसाइड चाहिए जो सारे पेस्ट पे एक जैसा असर करे, तो उसमें यह है कि 1 लीटर पानी के अंदर आप 2-3 ड्रॉप्स जो है वो कोई भी लिक्विड सोप, हैंड वॉश, शैम्पू, यानी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, 2-3 ड्रॉप्स पर लीटर आप डालें और स्प्रे करें। स्प्रे आपको अर्ली मॉर्निंग या आफ्टर या जस्ट बिफोर सनसेट करना है, यानी कि जब सूरज की किरणें पड़ रही हो तो उस टाइम पे स्प्रे ना करें। अच्छा, ये स्प्रे क्योंकि इसमें किसी किस्म की पेस्टिसाइड नहीं है, तो आपको ये स्प्रे डेली करना पड़ेगा। उस वक्त तक करें जब तक आपके सारे पेस्ट आपको नजर आने खत्म हो जाए। ये एक सिंपलेस्ट पेस्टिसाइड है। अच्छा, इसके अंदर हम और किस तरीके से इसको एनहांस कर सकते हैं? दूसरे और जो स्ट्रॉन्ग पेस्ट होते हैं जैसे बीटल्स हैं, लार्वास हैं, कैटरपिलर्स हैं, उसके लिए हम इसको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? उसका तरीका ये है कि टोबैको मिलता है, च्युइंग टोबैको, और ये आपको किसी भी पान वाले के पास से मिल जाएगा। 40 या 50 रुपीज का एक पैकेट आता है, 40 ग्राम्स का। तो 40 ग्राम्स का च्युइंग टोबैको का एक पैकेट लें, उसको 10 लीटर वाटर के अंदर डाल दें, और उस 10 लीटर वाटर को जो है आप किसी ऊपर से कपड़ा बांध दें और उसको छोड़ दें। ये तकरीबन आपको 10 दिन तक छोड़ना पड़ेगा। 10 दिन के बाद वो 10 लीटर वाटर जो तकरीबन अराउंड 8.5-9 लीटर्स तक रह जाता है। अब आप उसमें से सारे ये टोबैको लीव्स निकाल लें, और ये अब आपका पानी अब आप किसी बॉटल में भर के रख लें। तकरीबन ये 8 लीटर्स के करीब पानी। अब यही पानी आप लेंगे 1 लीटर, इसमें 2-3 ड्रॉप्स जो है शैम्पू या डिश वॉशिंग सोप या फेस वॉश, एनीथिंग लिक्विड, वो लिक्विड यानी कि डिटर्जेंट टाइप का जो भी चीज़ है वो आप डालें और स्प्रे करें। ये ऑर्गेनिक स्प्रे सबसे बेस्ट है मेरे उसमें, और ये वाकई में जो है ना आपके सामने आपको जो है पेस्ट मरता हुआ नजर आएगा। अच्छा, इसमें अच्छी बात ये है कि ये यूज कर रहे हैं हम लोग निकोटीन, जो टोबैको के लीव्स में होता है, जो इसका एक्टिव कंपोनेंट बिल्कुल है। बिल्कुल सही। इसकी बात है कि जैसे ही इस पे सूरज की लाइट पड़ती है, यानी यूवी रेज वगैरह इस पे आती हैं, ये टूट जाता है, यानी कि ये इनइफेक्टिव हो जाता ब्रेक डाउन है। जब हो इनइफेक्टिव हो जाता जाता है है। तो ना ये पेस्ट पे अटैक करेगा, और ना ये क्या नाम है, आप पे इफेक्ट करेगा। तो इसकी अच्छाई भी यही है और इसकी लिमिटेशन भी यही है। अच्छाई इस तरीके से है कि आपके फूड में ये कहीं शामिल नहीं होगा और आप बिल्कुल सेफ फूड खा सकें। और और लिमिटेशन यही है कि आपको डेली इसका स्प्रे करना पड़ेगा जस्ट बिफोर सनसेट और या अर्ली मॉर्निंग, ताकि पेस्ट पे ये डायरेक्ट लगे और उसको किल करे। सही। अच्छा, आसिम सवाल कर रहे हैं कि वाटर सॉल्युबल एनपीके इफेक्ट्स कितने टाइम में आना शुरू हो जाते हैं? 10 days। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ प्लांट एज वेल। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एनुअल्स लगाए हैं, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, या फिर कोई जो बहुत क्विकली ग्रो करती हैं वेजिटेबल, लाइक लेटस है, टोमेटो है, बेसिल है, तो इनमें तो आपको तीसरे चौथे दिन में फर्क पता चल जाएगा। लेकिन अगर जैसे आपके पास पाम्स हैं, इक्सोरा है, या ऐसे पेरिनियल्स हैं जो कि 4-4 5-5 साल तक चलते हैं या उससे भी लंबा चलते हैं, तो इनमें कम से कम भी आपको 10 से 12 दिन का, क्योंकि इनकी ग्रोथ उतनी तेज नहीं होती, उतनी फास्ट नहीं होती, तो इनकी एब्जॉर्प्शन भी उतनी स्लो होती है। 10 से 12 दिन तो आपको उसमें के बाद इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मेरा एक सवाल, जब हम लोग अभी पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे थे, तो एक पेस्टिसाइड जो बहुत कॉमनली हम सुनते हैं, नीम ऑयल और नीम वाटर के हवाले को भी लाइक का भी जिक्र होता है काफी। तो वो किस चीज के लिए यूज होता है, या उसका कोई पर्टिकुलर, उसका कोई वे ऑफ मेकिंग है? जी, हाँ बिल्कुल, नीम ऑयल बिल्कुल यूज होता है, लेकिन नीम ऑयल एज अ पेस्टिसाइड काम नहीं करता। ओके। ये बड़ी एक अजीब सी बात है। नीम ऑयल यूज होता है एज अ प्रिवेंशन हमेशा।
ओके, अगर पेस्ट मतलब आ गया है और उसके बाद आपने नीम ऑयल स्प्रे किया है तो मेजोरिटी केसेस में, लाइक 85% ज्यादा केसेस में वो पेस्ट कहीं नहीं जाता। नीम ऑयल की बात ये होती है कि ये पेस्ट क्या जो एग की हैचिंग है ये खत्म कर देता है, उसकी अच्छा। एग की फर्टिलिटी खत्म कर देता है। तो अगर आपके पास कोई एडल्ट पेस्ट आ गया है, यानी एक सिंगल पेस्ट आया, वो एग ले करेगा, तो उस एग में से अब आप लार्वा नहीं निकलेगा। लेकिन वो जो एक सिंगल पेस्ट है वो तो अपना डैमेज करके जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप रेगुलर नीम ऑयल स्प्रे करते रहते हैं तो फिर आपके पास जब भी वो एग ले करता है, कोई भी पेस्ट ले करता है, उसमें से हैचिंग ही नहीं होती, तो आपके पास पेस्ट आते ही नहीं है। तो नीम ऑयल इज अ प्रिवेंशन। और जब पेस्ट अटैक हो जाए तो उसके बाद तो आपको टोबैको का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके। अच्छा, नीम को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ऑयल जो आपने बोला। अच्छा, ऑयल के साथ ये तो बहुत कॉमन एक बात है कि ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता। नहीं होता बिल्कुल। तो आपको उसको पानी के अंदर मिक्स करने के लिए कोई ना कोई डिटर्जेंट या कोई सोप वगैरह आपको ऐड करना पड़ेगा। और वही है कि ओके। 3 ड्रॉप्स आप किसी भी लिक्विड सोप के दें, उसके साथ आप नीम ऑयल ले लें 1 टीस्पून 1 लीटर के अंदर, और ये स्प्रे करें। सही। अच्छा, इसके अलावा अगर आप नीम लीव्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो तकरीबन 10 से 15 kg आप नीम लीव्स ले लें, ट्विग्स ना लें, सिर्फ लीव्स लें। राइट। और उसको आप 10 लीटर वाटर के अंदर सोक कर दें और तकरीबन 10 दिन तक रख दें। 10 दिन के बाद अब आप उसके अंदर सारे पत्ते निकालें और वो वाला पानी इस्तेमाल करें। अच्छा, उसको लोग जो स्प्रे है किया उसको जा बॉईल सकता कर है। रहे हैं, यानी नीम लीव्स को बॉईल करके स्प्रे कर रहे हैं। देखें, बॉईल करने से इसका टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसमें से आपका मेजोरिटी नीम ऑयल जो है वो खराब हो जाता है। जस्ट लाइक ओके। आप किसी चीज, जैसे हम बहुत ज्यादा डीप फ्राइंग करते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, जो भी हम लोग खाना खा रहे होते हैं, या ज्यादा उसको हम वो करें ग्रिल वगैरह करें। सेम गोज फॉर नीम। अगर आप उसको ज्यादा बॉईल करेंगे तो उसमें से सारे यानी कि उसका मेजोरिटी जो उसका जो इफेक्टिवनेस उसकी खत्म हो जाती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप उसको सोक करें तकरीबन 10 डेज तक, उसके बाद यूज करें। अच्छा, अच्छा, आप लीव्स की सिट्रस बात कर रहे हैं, फ्रूट राइट? फ्लावर ड्रॉप। जी जी, लीव्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जी, गो अहेड। आकिब साहब का क्वेश्चन है दैट जी, सिट्रस आकिब मेमन फ्रूट साहब का है है। कि सिट्रस फ्रूट फ्लावर ड्रॉप आफ्टर फ्यू डेज ऑफ ब्लूमिंग। देखिए, इस वक्त तो काफी गर्मी है और गर्मी की वजह से प्लांट में स्ट्रेस आ जाता है। सही। अब ये यस। स्ट्रेस की हमेशा प्रिवेंशन होती है। स्ट्रेस आने के बाद अगर आप वो करेंगे तो स्ट्रेस अपना डैमेज दिखा देगा, यानी कि फ्लावर ड्रॉप कर जाएगा। तो रिकमेंडेशन ये है कि कोई भी आपके पास फ्रूटिंग प्लांट है या फ्लावरिंग प्लांट है जिससे आप फ्रूट लेना चाहते हैं, तो उसको ये गर्मी आने से पहले पहले आप उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दें। 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे पास ऐसे हैं जो कि फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करने में बहुत अहम रोल है उनका। नंबर 1 इज बोरॉन, नंबर 2 इज जिंक। अब इनको आप ऑर्गेनिकली कैसे दे सकते हैं? बहुत इजी तरीका है इसका, है वुड ऐश, या कोयले की जो ओके। आपकी राख बनती है, जो बारबेक्यू में कोयला इस्तेमाल होता है, उसकी आप ऐश इस्तेमाल करें। तकरीबन ये होता है एक बाथ मग एक बड़े ट्री के लिए जो है वो साल में 2 मरतबा, एक आप फरवरी में इस्तेमाल कर लें और एक आप अगस्त या सितंबर के मिड तक इस्तेमाल कर लें, यानी मानसून के टाइम तक। हम्म। ये किसी भी ट्री के लिए काफी होता है। जिससे आपके पास अगर लेमन प्लांट है और पॉट में लगा हुआ है तो आप एक इस तरीके से करते हैं कि 1 टेबल स्पून 12 इंच के पॉट में आप उसको वुड ऐश दे दें। अच्छा, अब आप ये कहेंगे भाई इसमें फूल गिरने रुक नहीं और वही कंडीशन हो रही है, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। ऑर्गेनिक वे में अगर आप करेंगे तो इट विल टेक टाइम। लाइक नेक्स्ट जो आपकी फ्लावरिंग होगी उसमें इंशाल्लाह जरूर फ्रूट बनेगा। सही। बट अब अच्छा, जैसे वुड ऐश आपने में, एक चीज अच्छा वुड, जी प्रिवेंशन आपने बता दी है कि वो डैश की कि अगर स्ट्रेस में आने से पहले आप प्लांट को ये कर देंगे तो देन देयर इज गोइंग टू बी इफेक्ट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई प्लांट ऑलरेडी आ गया है स्ट्रेस के अंदर, वो सन धूप की स्ट्रेस में आ गया है, तो अब उसमें अब कुछ किया जा सकता है या अब वी कांट डू एनीथिंग? नहीं, उसमें कर सकते हैं लेकिन उसका इफेक्ट उस वक्त नहीं आएगा। उसको कम से कम भी 1 डेढ़ महीना लगेगा, वो बच तो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बाहर जाते हैं, आप टैन हो गए और आपकी स्किन बर्न हो रही है, तो जब आप घर वापस आएंगे तो आपकी स्किन बर्न रहेगी
लेकिन अगर आप उसको ऑइंटमेंट लगा लेंगे तो वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर सही हो जाएगी। तो सेम गोज फॉर प्लांट। उसमें यह है कि आप उसके अंदर यही है वोडैश वगैरह इस्तेमाल करें। वोडैश की बात कर रहा हूँ, वोडैश इस्तेमाल करें। तकरीबन 10-15 दिन के बाद उसके अंदर जो स्ट्रेस लेवल है उसका कम हो जाएगा और नई शाखें भी आएंगे, नए फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। ओके। क्वांटिटीज आपने क्या बताई थी वुडाश की फॉर अ बिग पॉट? वुडैश की है 1 टेबल स्पून, आप समझे कि पर स्क्वायर फुट दे दें। ठीक है। तो ये अच्छा कहाँ से लोग अगर लेना चाहें तो कहाँ से मिलेगा वुडाश? जी, बहुत इजीली, जैसे आजकल तो खैर प्रॉब्लम हुई भी है, वरना बारबेक्यू शॉप से ये फ्री मिल जाता था। ओके ओके, सही। या अपने पास आप कहीं से भी चावल या कोयला जिसपे आप बारबेक्यू बनाते हैं वो ले आए 1 kg, और उसको बर्न करके जो ऐश बनती है अपने पास रख लें। बहुत अच्छी ऐश वो होती है। सही। अच्छा, एक और प्रोडक्ट है मार्केट में जो कि स्ट्रेस को कम करता है, वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट। हम्म। ये गार्डन शॉप पे इजीली अवेलेबल है। इस पे मेथड ऑफ एप्लीकेशन भी लिखा होता है, लेकिन इसका भी जो मैंने यूज किया है ये भी प्रिवेंशन में ज्यादा काम करता है। वंस प्लांट स्ट्रेस में आ गया तो फिर ये उसको रिकवर करने में हेल्पफुल तो होता है, लेकिन फौरी तौर पे वो सिम्टम्स खत्म नहीं होते। सही। तो इज इट ट्रू कि एवरी प्लांट गेट्स स्ट्रेस्ड बाय हीट? ये सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सीजन चेंज होने में, स्पेशली जब हम लोग विंटर से समर जा रहे होते हैं, जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। इवन हमारे जो नेटिव प्लांट है, लाइक नीम है, लाइक पीपल है, आप देखें आजकल जो है नीम पे फ्लावरिंग भी हो रही है, और 1 महीना पहले जब मौसम चेंज हुआ था तो उसने सारे लीव्स अपने गिराए थे। अब नए लीव्स आ रहे हैं, नई फ्लावरिंग भी आ रही है। तो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनको ये स्ट्रेस ब्लूमिंग की तरफ भी लेके जाता है, और बहुत सारे प्लांट्स पे ये बड ड्रॉप या लीव ड्रॉप की तरफ भी लेके जाता है। तो इफेक्ट तो आता है टेम्परेचर चेंज का, लेकिन फिर प्लांट आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को संभाल लेता है। जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि पॉट जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम उनमें आता है। जो ग्राउंड में लगे होते हैं उनमें आता है, लेकिन इतना वो अपने आप को इतना संभाल लेते हैं इफेक्ट कुछ नहीं। से। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा। कुछ हम लोग अगर कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करें तो वी रिसीव्ड वन ऑफ द क्वेरी वाज के जो एक टोमेटो प्लांट था उनका, वो अगेन उसके लीव्स कर्ल होना शुरू हो गए थे। एंड जो पिक्चर में हमने नोटिस करा था वो ये था कि देयर वर 2 to 3 टोमेटो के स्टेम्स जो एक साथ एक ही बड़े पॉट में लगाए हुए थे। तो इस सिचुएशन में लाइक आप इस पे हवाले से कुछ बता सकते हैं, व्हाट डज लीफ कर्लिंग इंडिकेट? और इस तरह के जब हम वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे होते हैं तो इज इट ओके टू हैव सो मेनी इन वन सिंगल पॉट? टोमेटो में या कोई भी अगर वेजिटेबल का करें तो एक रूल ऑफ थंब ले लें कि 12 इंच पॉट में सिर्फ एक सिंगल प्लांट लगाएं। लाइक अगर आप टोमेटो लगा रहे हैं या बेसल लगा रहे हैं, या रोजमेरी लगा रहे हैं, कोई हर्ब वगैरह इस तरह की। अब जैसे बहुत छोटी हर्ब्स है, लाइक मिंट है, कोरिएंडर है, ये तो आप ज्यादा लगा सकते हैं। लेकिन जो दोनों से बड़े प्लांट हैं, लाइक जिनका कद 1 फीट से ऊपर चला जाता है, तो वो आप एक प्लांट एक 12 इंच में लगाएंगे। या अगर आप क्यारी में लगा रहे हैं तो 1 स्क्वायर फुट पे एक पौधा लगेगा। ओके। अच्छा, टोमेटो की बहुत अच्छी ब्लूमिंग और बहुत अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए मस्ट है कि टोमेटो का एक सिंगल स्टेम रहने दिया जाए, हम्म। और उसके सारे स्टेम्स जो जिनको हम सकर्स कहते हैं वो आप कंटिन्यूअसली रिमूव करें, डेली बेसिस पे आप रिमूव करें। सिंगल स्टेम पे जितनी भी फ्लावरिंग आती है उसमें बहुत अच्छे फ्रूट्स बनते हैं। सकर्स जो हैं, जो साइड की ब्रांचेस जो टोमेटो की होती हैं, होता वो भी टोमेटो ही है, लेकिन उस पे ब्लूमिंग भी कम होती है और फ्रूटिंग उससे भी कम होती है। लेकिन अगर आप एक जिस तरीके से हम गार्डनर्स होते हैं तो गार्डनर्स को लगता है कि प्लांट बहुत हेल्दी है, बहुत ज्यादा उसमें लीव्स हैं और उसमें अच्छी फ्रूटिंग होगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीव्स और ट्विग्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल के टू ग्रो देमसेल्व्स, और फ्रूट के अंदर नहीं जाता वो। तो इवेंचुअली हमें खाना तो फ्रूट है, हमें लीव्स और ट्विग्स से ज्यादा वो नहीं बिल्कुल है। सही। प्लांट लगता हेल्दी है, लेकिन फ्रूटिंग कम होती है। इसलिए जैसे जैसे प्लांट ग्रो हो, टोमेटो का स्पेशली, उसकी साइड्स जो भी ब्रांचेस आ रही हैं वो आप निकालते रहें, और सिंगल स्टेम जो सीधा ऊपर जा रहा है उसको रखें। ठीक है। और लीफ कर्लिंग के हवाले से? देखिए, लीफ कर्लिंग उस सूरत में होगी जब आपके पास कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी। स्पेशली ओके। जब आपके पास पॉट में बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं या 2-3 प्लांट्स लगे हैं, तो आपस में वो लड़ रहे हैं, उनकी रूट्स लड़ रही हैं, compete कर रही हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। हम्म। तो उसकी वजह से उनकी लीफ में कर्लिंग भी आती है, और बाकी लीफ ड्रॉप भी होता है, बड ड्रॉप भी होता है।
तो वो ये कि 12 इंच के पॉट में एक प्लांट रखें या 1 स्क्वायर फुट पे एक प्लांट रखें, उसमें आपको सबसे अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी। एक और प्रॉब्लम बहुत कॉमनली नोन है कि लीव्स जो हैं वो येलो टर्न होने लग जाते हैं। और उसके पीछे भी कोई जी जी, पर्टिकुलर। येलो टर्न होने की 3 मेजर वजह हैं। अगर टिप्स जो है, अगर जो ग्रोइंग पार्ट्स है यानी बिल्कुल जो उसकी टिप है वो येलो हो रही है, तो उसकी वजह है, उसकी 2 वजह हैं। एक आयरन डिफिशियंसी है और एक नाइट्रोजन डिफिशियंसी। इन दोनों में फर्क किस तरीके से करेंगे? आयरन डिफिशियंसी के अंदर जो लीफ की वेन्स हैं वो ग्रीन रहेंगी और बाकी लीफ येलो हो जाएगा। ओके। और नाइट्रोजन डिफिशियंसी में पूरा ओवरऑल लीफ येलो हो जाएगा। हम्म। तो इसके अंदर मैं बल्कि एग्जांपल देता हूँ, इधर अपने गार्डन में ही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। ये देखिए, ये जो है एक स्टार फ्रूट का पौधा है। अब आप इसके ओल्ड लीव्स देखें, काफी ग्रीन है, और नए लीव्स जो आ रहे हैं दे आर मच पेलर यस बिल्कुल और ठीक। ओवरऑल पेल है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कौन सी डिफिशियंसी हो रही है? नाइट्रोजन की। ओके। ठीक है ना। अब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के लिए वो मुझे पता है कि इस वक्त क्यों हो रही है, क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और मैंने इसको एडिशनल नाइट्रोजन नहीं दी। अगर मैं इसको एडिशनल नाइट्रोजन दे दूंगा तो ये लीव्स भी कुछ दिनों बाद बिल्कुल प्रॉपर ग्रीन हो जाएंगे। अच्छा, आपको ये देखिए, कराची के अंदर अंगूर भी उगते हैं। मैं आपको थोड़े से अंगूर भी दिखा दूं। जबरदस्त, ये कितने जबरदस्त। दिस इज वाइन राइट? ये आपने कहा ऊपर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कराची के अंदर जो है वो नहीं उगते हैं अंगूर, तो मैं उनको दिखा रहा था कि अंगूर उगते हैं। आपने अच्छा, कितने मैं अब में आपको उगाई दूसरी है? डिफिशियंसी दिखाता हूँ। अंगूर उगाने के लिए आपने इट्स कहा वेरी ट्री सिंपल, मतलब यूज्ड कि है कुछ नहीं या? इसको करना पड़ता, बस अंगूर को हमेशा जो है आप कटिंग से उगाते हैं। आपको अच्छी ओके। क्वालिटी का अंगूर की कटिंग चाहिए होती है, वो आप जमीन में लगाते हैं। लेकिन उससे फ्रूट लेने का तरीका यह है कि हर साल में अमरूद को आपको अंगूर का आपको तकरीबन 90% काट देना पड़ता है, 10% छोड़ना पड़ता है। अगर आप उसकी नाइन्टी प्रूनिंग नहीं परसेंट करेंगे क्या तो उसमें देना होता फ्रूटिंग है? नहीं होती। 90% क्या देना होता है? उसको प्रून कर देना पड़ता है। प्रून कर देना होगा। ओके, लाइक वही जो आप कहे थे विद द यस। टोमेटो प्लांट के एक्स्ट्रा लीव्स नहीं, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा नहीं, इसमें तो आपको 90% आपको काट देना पड़ता है, सिर्फ आपकी एक छोटी सी ट्विग छोड़ें। और ये आपको करना पड़ता है जनवरी में या फिर दिसंबर के लास्ट वीक में। अच्छा सही। अच्छा, अब मैं आपको आयरन डिफिशियंसी के क्लासिक सिम्टम में बिल्कुल दिखाता हूँ। बिल्कुल। ये देखिए, एक जोरा का इसमें प्लांट है बिल्कुल दिख रहा और है जो इसमें जो देखें लीव्स वेन्स पेल हैं। हैं, लेकिन इसकी जो वेन्स वेन्स हैं ग्रीन ये है। ग्रीन है। हम्म। अच्छा, नीचे हेल्दी भी है, देखें आप नीचे हेल्दी भी, क्योंकि मैंने इसको आयरन सप्लीमेंट्स देने शुरू कर दिए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये पूरा ग्रीन हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके। ठीक है ना। तो ये है क्लासिक आयरन डिफिशियंसी। अच्छा, ये किस तरीके से सॉल्व होगी? इसके लिए आपको देना पड़ेगा फेरस सल्फेट। हम्म। और वो फेरस किस सल्फेट चीज के बहुत अंदर? इजीली अवेलेबल है कराची में। इसी नाम से फेरस सल्फेट? और ये जी जी, फेरस सल्फेट के नाम से मिल जाता है, और जोडिया बाजार से भी मिल जाता है, और किसी भी गार्डन शॉप से वैसे इजीली मिल जाएगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई प्लांट जो अच्छा, अपने इसका लीव्स अपने येलो कर रहा है और हम इसको इग्नोर कर दें, हम्म, तो इज इट ओके? कैन वी हम्म। इग्नोर वो? उसका कोई लास्टिंग इफेक्ट होगा या? उसमें ये होगा कि इवेंचुअली प्लांट आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाएगा, उसमें क्लोरोफिल नहीं बन रहा, तो और उसके बाद फिर इवेंचुअली मर जाएगा। इट विल डाई। अच्छा, मैंने अभी 2 किस्म की वो बताई ना, दो चीजें बताई हैं जो टिप्स पे आपकी येलोइंग हो रही है। अच्छा, एक और येलोइंग होती है जो बेस में होती है, यानी कि जो बैक ओल्डर साइड ऑफ लीव्स द हैं वो लीफ। पेल पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जो ओल्डर लीव्स हैं, यानी यंग लीफ ग्रीन निकल रहा है, नीचे वाले लीव्स जो हैं येलो हो रहे हैं, ये सही। होती है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। ओके। अच्छा, वैसे इस और चीज को ये काफी भी नॉर्मल हमारे समझा पास सॉइल जाता में है। बहुत होती है। कुछ प्लांट्स हैं इस चीज को काफी नॉर्मल समझा जाता है कि नया लीफ निकल रहा होता है तो पुराना लीफ जो है वो ब्राउन होके विल्ट हो जाता है, मतलब वो इसका इट इज मेंट टू बी जी, दैट वे। ब्राउन होके गिर जाता है, ठीक है।
अच्छा, उसमें है कि अगर आपके पास लीव्स जो है वन बाय वन या स्लोली येलो होके गिर रहे हैं तो इट्स नॉर्मल और आपका प्लांट हेल्दी नजर आ रहा है। लेकिन अगर नए पत्ते निकल रहे हैं उसके साथ साथ पुराने पत्ते फौरन गिरते चले आ रहे हैं, इट्स नॉट नॉर्मल। और ये मैग्नीशियम डिफिशियंसी होती है और उसमें आपको एप्सम सॉल्ट यूज करते हैं हम, 1 टीस्पून इन 2 लीटर वाटर वंस अ वीक। और एप्सम सॉल्ट भी बहुत इजीली मिल जाते हैं अब तो मार्केट में। Epsom salt is everywhere. उसमें you're saying it's rich in magnesium. एग्जैक्टली, एप्सम सॉल्ट इज केमिकली मैग्नीशियम सल्फेट। सही। तो वो चीज उससे होती है। तो दो किस्म की मैंने आपको बताई, एक टेप की येलोइंग थी और एक जो पुराने लीव्स थी उनकी येलोइंग थी। और ये अलग अलग इनकी कॉजेज होती हैं। अच्छा, ठीक है। नाइट्रोजन आप किस तरीके से देंगे? नाइट्रोजन आप सिंपल जो काउ मैन्योर आपका मिलता है वो आप उससे आपकी नाइट्रोजन की पूरी हो जाएगी। डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी इसकी। ठीक है। यस। जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर करते हैं, कुछ करते हैं फ्रूट, और कुछ जो है फ्लावर एंड फ्रूट दोनों देते हैं। उन और कुछ होते हैं जो कि लाइक देयर जस्ट देयर, वो जैसे आप कह लें मनी प्लांट हो गया या कोई ऐसा प्लांट हो गया जिसमें कोई फ्लावर नहीं है ना ही कोई फ्रूटिंग है। तो इनकी कोई स्पेशल केयर वाइज भी डिफरेंस पड़ता है? जो लोग जो स्पेशल, एक तो आपने प्रूनिंग की बात की, बट अदर अदर देन दैट कोई और चीज की या कोई न्यूट्रिएंट वाइज भी इनकी केयर डिफरेंट होती है? अच्छा, इसमें हम फिर बेसिक्स पे आ जाते हैं। उसमें ये है कि प्लांट्स को बेसिकली 3 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। नंबर 1 इज नाइट्रोजन, नंबर 2 इज फॉस्फेट, नंबर 3 इज पोटाश। जो नाइट्रोजन होती है वो लीव्स की ग्रोथ, लीव्स की जो क्लोरोफिल होता है उसको बनाती है और प्लांट के ओवरऑल ट्विग फॉर्मेशन और लीफ फॉर्मेशन को हेल्प आउट करती है। जो दूसरा न्यूट्रिएंट है इंपॉर्टेंट वो है फॉस्फेट। वो प्लांट की रूट्स की ग्रोथ करता है। और लास्ट कंपोनेंट है पोटाश। तो पोटाश है ये प्लांट्स की इम्यूनिटी, उसके फ्लावरिंग, उसके फ्रूट की फ्रेग्रेंस, फ्रूट का टेस्ट, फ्लावर की फ्रेग्रेंस, ये सारी चीजें जो है वो पोटाश कंट्रोल करता है। ओके। तो जैसे आपने पूछा कि कुछ प्लांट्स हैं जो कि सिर्फ लीव्स होते हैं, लाइक मनी प्लांट है, इंडोर प्लांट्स हैं, तो उनको क्या देना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि उनमें सिर्फ लीव्स हैं, हम उनको उनके लीव्स ही हमें चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम उनको स्लोली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स देंगे। और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में अगर आपके पास इंडोर में रखा हुआ है तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि वाटर सॉल्युबल एनपीके 1 टीस्पून इन 4 लीटर वाटर वंस अ वीक इंडोर प्लांट्स को दे दिया जाए, तो उससे वो बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, उनके नए लीव्स भी अच्छे निकलेंगे। अच्छा, अभी एक और उन्होंने सवाल किया था कि वो लेमन के फ्रूट ड्रॉप कर रहे हैं। देखें इस वक्त गर्मी का मौसम है और एकदम से गर्मी की लहर आई है पिछले 1 डेढ़ हफ्ते में, तो इसकी वजह से ऐसा होता है, इट्स कॉमन। तो अगर आप उसको प्रिवेंट करके रखेंगे तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ईयर आपके पास नहीं होगा। लेकिन अभी तो जो डैमेज हो गया है मतलब कि अब इसका भी फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी फ्रूट हमारा जो है वो फुली डेवलप नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है और उसमें लगा हुआ है बैंगन, लेकिन उसने कलर अपना, उसका राइट कलर नहीं आया है उसके ऊपर, और वो काफी टाइम से जी ऐसे ही है। तो डज इट इंडिकेट कि इट नीड्स मोर न्यूट्रिएंट्स? एग्जैक्टली देखिए, अब मैंने अभी आपको बताया, अब आपने देखा कि आपके पास फ्लावरिंग भी हो गई, फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो लास्ट कंपोनेंट हमारे पास पोटाश का था। अगर फ्रूट प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा था, इसका मतलब पोटाश की कमी है। पोटेश जो होता है वो ए प्लांट के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ शुगर्स करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बैंगन है, एक प्लांट है, तो ये अपनी शुगर्स का स्टोर कर रहा है फ्रूट के अंदर। तो अगर आप उसको पोटाश देंगे तो अपनी शुगर्स ये फ्रूट के अंदर स्टोर करेगा, और जितना स्टोर करेगा इसकी शुगर कन्वर्ट हो जाएगी स्टार्च में, इवेंचुअली आपके फ्रूट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और सेम गोस्ट जिस तरीके से कई बार हम देखते हैं ना भाई, बाजार में स्ट्रॉबेरीज मिल रही हैं लेकिन हम खाते हैं बिल्कुल फीकी होती हैं, और हमने घर में अगर स्ट्रॉबेरीज लगाई है, अगर किसी ने लगाई है, तो घर की स्ट्रॉबेरीज अच्छी मीठी होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम उसको गोबर की खाद वगैरह देते हैं, उसमें पोटाश मिल जाता है उसको, तो वो मीठी हो जाती है। So it's अच्छा, mainly पोटैश से जी जी बोलें, जी कंटिन्यू।
कराची में पपीता बहुत लगाते हैं लोग, और अक्सर ये कहते हैं कि पपीते में जो है वो मीठा नहीं निकला। तो उसमें होता है कि हमारी ज़मीन में नेचुरली पोटैश की काफ़ी डिफिशियंसी है। तो जब भी आप पपीता लगाएं तो उसमें अगर आप ऑर्गेनिकली वो कर रहे हैं तो उसमें पोटैश का इस्तेमाल करें साल में 2 मरतबा। अगर आप इनऑर्गेनिक यूज कर सकते हैं तो आप सल्फेट ऑफ पोटैश मिल जाता है मार्केट में इजीली गार्डन शॉप पे, SOP, सल्फेट ऑफ पोटैश। वो आप तकरीबन 1 टेबल स्पून इन 2 लीटर वाटर उसको डिसॉल्व करके आप मंथली दे दें, इंशाल्लाह आपके पास स्वीटेस्ट पपाया निकलेगा इंशाल्लाह। वाओ, ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है। इजहार साहब, अच्छा, एक एक और दूसरी बात, हाँ मैं जी जी ना सिर्फ पोटैश जो है हाँ क्या राहुल क्या लिखा है, अच्छा पोटाश जो है ना सिर्फ स्वीटनेस बढ़ाता है बल्कि फॉर एग्जांपल जैसे चिलीज है, अब चिलीज की स्वीटनेस ही बढ़ाएगा, ये उसकी हॉटनेस बढ़ाएगा। ओके, मेक सेंस। हाँ, तो मीठी किसी चिल्ली कौन किसी भी खाएगा? किसी भी अ, हाँ फ्रूट के फ्लेवर को इनहेंस करता है, राइट, फ्रूट और का फ्लावर है जो तो उसकी फ्रेग्रेंस को नेचुरल इनहेंस फ्लेवर। करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नेचुरल फ्लेवर्स हैं। हम्म। मैं पूछना ही चाहती थी इजहार साहब के एक्सपीरियंस आपका जो है, इज इट ऑल टेस्ट एंड ट्रायल, या आपका कोई बैकग्राउंड है इन बॉटनी और प्लांट केयर, और ये लाइक इतनी जो एक्सटेंसिव नहीं, नॉलेज एक्चुअली आपने प्रोफेशनली तो मैं फार्मासिस्ट हूँ, ओके। लेकिन गार्डनिंग जो है वो बचपन से कर रहा हूँ, और मैं इस वक्त अब हाइड्रोपोनिक्स भी करता हूँ, सॉइललेस ग्रोइंग भी करता हूँ। तो टेक्निकली जबरदस्त। काफी मशरूम फार्मिंग भी की है मैंने थोड़ी बहुत। तो ये सारी चीजें मैंने मतलब कि ये यू कीप जो भी चीजें ट्राइंग मैंने डिफरेंट एक्सपीरियंस से थिंग्स। बता रहा हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। एग्जैक्टली अच्छा, इसमें होता है कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हमें अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन ज्यादातर जो है वो यूरोपियन है या नॉर्थ अमेरिकन है, जो कि हमारे रीजन से बिल्कुल भी वो नहीं करती, रिलेट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल वो लोग लिखते हैं कि भाई आप कोई प्लांट लगाना तो उसमें आप हॉर्स मैन्योर डाल दें। अगर आप हॉर्स मैन्योर डालेंगे कराची जैसे या इस्लामाबाद या लाहौर जैसे एरिया के अंदर गर्मियों में, तो आपका तो सारा वही पैच जल जाएगा, उसके अंदर सारे दरख्त तक के जल जाएगा, क्योंकि वो हमारा रीजन काफी गर्म है, हमारे पास काफी हॉट समर्स हैं, यूवी रेडिएशन हमारे पास ठीक ठाक ज्यादा होती है कंपेयर टू यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका। तो वहाँ की जो भी साइंस है, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स हैं, वो हमारे पास उस तरीके से अप्लाई नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अच्छा, राहुल का जो ये सवाल है, लॉप राहुल साइडेड कह रहे हैं ग्रोथ कि एंड रूट रॉट। लॉपसाइटेड ग्रोथ एंड रूट रॉट। लॉपसाइटेड ग्रोथ में तो प्रॉब्लम ये होती है कि लाइट आप उस पौधे को सही नहीं मिल रही ना। ओके। लाइट अगर उसको प्रॉपर मिलेगी तो इस किस्म की ग्रोथ में वो नहीं आएगी। हम लोगों के पास ज्यादातर जो इंडोर प्लांट्स हैं, हम तो समझ रहे हैं क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि उस पर रोशनी आ रही है, लेकिन एक्चुअली उसको जितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रही होती। तो ये होती है, और रूट रॉट हमेशा जो है ना ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। इसका कुछ साइन होता है कि रूट रॉट, लाइक ओवर क्योंकि हम नहीं देख सकते रूट को, तो वो प्लांट इंडिकेट किस तरह करता है कि रूट रॉट हो गया है? सबसे पहले तो जो ग्रो हो रहा होता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ओके। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत स्लो हैं, लाइक कैक्टाई हैं, लाइक सेक्युलेंट्स हैं। तो इसमें तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलता उस वक्त तक जब तक पौधा बिल्कुल आखिरी वक्त तक पहुंच जाता है। तो इसमें ये होता है कि हमें खुद से ही थोड़ा सा क्या कहते हैं अटेंटिव रहना है कि वाटरिंग, हमें देखना है कि जब कंप्लीटली मीडिया ड्राई हो जाए उसके बाद वाटरिंग करें। सही, बिल्कुल ठीक है। इजहार साहब, वी आर अप विद 30 मिनट्स। अब जो है, आई वुड लाइक कि आप हमें थोड़ा सा अपना अपना गार्डन का एक अगर व्यू दे दें या दिखाएं, आपके पास कौन से प्लांट्स ग्रो रहे हैं, कौन से फ्लावर्स मौजूद हैं। अच्छा, अभी फ्लावर्स वगैरह चले, मैं दिखा रहा हूँ। ये कुछ कैलेडियंस हैं। अब देखें सूरज की रोशनी इतनी तेज है कि इसके लीव्स बर्न हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि इट्स नेचुरल तो कोई इतना इशू नहीं है। ये कलरफुल लीफ प्लांट्स होते हैं। कुछ और भी कैलेडियम्स लगे हुए हैं, ये थाईलैंड से आए हुए हैं कैलेडियम्स, डिफरेंट वैरायटीज हैं। थोड़ा सा मिंट लगाया हुआ है, ये कभी रमजान में यूज करेंगे।
अच्छा, ये बेड जो है इस वक्त बिल्कुल आपको खाली नजर आ रहा है, मैंने प्रिपेयर किया है फॉर समर सीडलिंग्स। इसके अंदर जो है ओके। वो डैश डाली है, इसमें कुछ और चीजें डाली हैं, मेन्योर डाला है। ये कुछ और हम्म। कैलेडियम्स नजर आ रहे हैं और कलर्स के अंदर। ये मोगरे के प्लांट लगे हुए हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक बहुत यूनिक किस्म के नाम का पौधा है। इसको कहते हैं एंजल्स ट्रम्पेट। इसके मैं आपको फ्लावर्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा फ्लावर। ये हम्म। दीज आर लाइक ट्रम्पेट्स। तो वो ऊपर से क्योंकि आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो एंजल्स जो है ना, एंजल्स की ट्रम्पेट है। दे आर वेरी फ्रेग्रेंट और रात में इनकी फ्रेग्रेंस होती है। जबरदस्त। और बाकी जगह अलग अलग हैं। ये भी सारे अभी प्रिपेयर किया है जगह। इसमें डिफरेंट चीजें लगाएंगे इंशाल्लाह, हल्दी वगैरह। अच्छा, what is one plant you are looking forward to grow in summers? राइट नाउ कैलेडियम्स। अभी मेरे पास कैलेडियम्स की और बहुत सारी वैरायटीज हैं जो कि मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह इसी वाले बेड बेड के अंदर। और वेजिटेबल्स में तो से? वो है। अभी फिलहाल मैं वेजिटेबल, मैंने अभी सिंपल ये हर्ब जो है मिंट यूज की है, जो पुरानी वाली थी अभी सारी खत्म हुई है। हम्म। अब इसको दूसरी वाली स्टार्ट करेंगे। उसमें ज्यादातर मैं लगाऊंगा इसमें गर्मी में ककड़ी, जो सबसे अच्छी चलती है, और लौकी। बस ये दो मैं ज्यादा लगाता हूँ क्योंकि इनमें ज्यादा पेस्ट भी नहीं आता और बहुत इजीली ये ग्रो होती है। इजली ग्रो हो जाती है। वुड यू रिकमेंड ये वाले फॉर लाइक, या rather I should ask, what vegetable would you recommend for a new beginner? सबसे अच्छी तो वही कहूंगा मैं, ककड़ी सबसे अच्छी है। ककड़ी ये है कि आप सिंपल बीज डाल दें और बस पानी दें, वो निकल आएगी। लाइक विद इन 30 डेज उसके अंदर पहला फ्रूट आ जाता है फ्रॉम सीड। अच्छा, वाह। तो आप, और उसको आप डायरेक्ट वहीं से प्लग करें, वहीं से खा लें, सबसे इजी है। सही। अच्छा, और एक और मुझे सवाल मेरे ध्यान में था, वो निकल गया जहन से। विंटर वेजिटेबल्स में से आपका कौन सा, किसके साथ, लाइक आपने, आप हैव यू ग्रोन हर्ब्स, एनी ऑफ द हर्ब्स? अच्छा, विंटर में तो आप बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, लेकिन विंटर में विंटर सबसे के लिए ज्यादा अच्छा जो वैरायटी लगाने का मजा आता है वो है स्ट्रॉबेरीज। अच्छा, बट मैं स्ट्रॉबेरी आपको एक और चीज हैज, दिखाना चाह रहा हूँ, वो जी बिल्कुल दिखाइए। रूफ टॉप पे ना, एक सेकंड। अच्छा, मेरे जो जहन में सवाल था जो निकल गया था, वो मुझे वापस याद आ गया। आई वॉन्टेड टू नो अबाउट क्रीपर्स, जो हम्म। लोग कहते हैं कि क्रीपर्स जो है, मैंने बहुत प्रिटी क्रीपर्स लोगों की हाउसेस के बाहर देखे हैं, वॉल्स पूरी कवर हुई हैं और बहुत बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं उसमें। तो इफ समबडी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे घर में तो कोई भी क्रीपर मौजूद नहीं है, और मैं चाहूँ तो इसको किस तरह से लगाना होता है, एक क्रीपर को अगर मैं इनिशिएट करना चाहूँ किसी वॉल पे या किसी जगह पे, तो उसकी क्या प्रिपरेशन होती है, देखिए, उसको किसी? क्रीपर जो है वो डिफरेंट किस्म के हैं ना, आपको अब कौन सा क्रीपर लगाना है सबसे पहले ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा। ठीक हमारे है। पास कराची में जो सबसे अच्छा क्रीपर चलता है वो बोगनवेलिया है। ओके। तो बोगनवेलिया अगर आप लगाएंगे, इसमें सबसे अच्छी बात है इसको वाटर रिक्वायरमेंट इसकी बहुत कम है, हम्म। और फ्लावर्स इसको सारा साल आते हैं। चले, मैं अब आपको थोड़ा सा अपना रूफटॉप दिखाऊं। बिल्कुल। अच्छा जी, ये थोड़े मैं कॉम्पोनेंट दिखाना चाह रहा हूँ। हम्म। ये मैंने ड्रिप इरिगेशन लगाई है। ये ओके। येलो येलो कह रहा हूँ, ब्लैक रंग की जो पाइप्स हैं, ये ड्रिप जी। पाइप्स हैं, ठीक है। और इनमें ड्रिपर इंस्टॉल है। इस तरीके से हर गमले में अलग लगा हुआ है। तो ये ड्रिप इरिगेशन मैंने अपनाया है। इसका फायदा ये है, जबरदस्त। तो मुझे इसको बार बार आके पानी नहीं देना पड़ता। अब मैं ठीक बताता है। हूँ कि मैंने इसको और किस तरीके से प्रोग्राम किया है। ऊपर टैंक्स रखे हुए हैं, टैंक्स में से पानी नीचे आता है, और पानी जो है इन पाइप के जरिए फिर पूरे मेरे गार्डन के अंदर ये वहां तक जाता है। आपने देखा पानी निकल भी रहा होगा, क्यों अभी टाइमर से पानी निकला है। मैं आपको टाइमर दिखाता हूँ। जी बिल्कुल दिखाइए।
तो आप इसको रेगुलेट करते हैं कि इतने टाइम बाद पानी निकलना चाहिए? एग्जैक्टली ये देखें, एक टाइमर है और ये बैटरी से चलता है, और इसमें हम दिन में 4 मरतबा इसकी प्रोग्राम कर सकते हैं टाइमिंग। अब ये देखें, ओके। पाइप ऊपर से आ रहा है और इसमें से पानी आएगा, इस टाइमर से रेगुलेट होगा, यहाँ से नीचे जाएगा और नीचे से होता हुआ फिर सारे प्लांट्स में चला जाएगा। तो ये रूफटॉप गार्डन के लिए एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीज है। चाइना से इजीली हम लोग अली एक्सप्रेस से इसको मंगवा सकते हैं और एक्सपेंसिव भी नहीं है, लाइक 2,500 का है। तो और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसमें बैटरी सेल जो लगता है वो तकरीबन 6 महीने तक चल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जो मैंने ड्रम्स रखे हैं और उसके अंदर पानी में भरता हूँ। ये ड्रम्स हैं, इन ड्रम से पानी जो है नीचे जा रहा है और वो उसके अंदर टाइमर में जा रहा है और टाइमर से फिर सबको मिलता है। ये ड्रम्स के अंदर ये पानी है सारा, और ये उसका ऐसा वॉल्व दिया हुआ है, पॉसिबल है नीचे कि मोटर आप चलती है, उससे पानी भर जाता है। जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स होते हैं या जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स, वो जी जी अगर आप डायरेक्टली इसी वाटर में डाल दें जो पानी के तौर पे जा रहा है, जी, वुड एग्जैक्टली दैट बी एन? मैं यही करता हूँ। अच्छा, आप यही करते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं यही करता हूँ, बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में फर्टिलाइजर्स जो इसमें डाल देता हूँ। अच्छा, ये सारे के सारे कंपोनेंट जो मैंने लगाए हैं, इनमें सिवाय जो टाइमर है वो मैंने चाइना से लिया है, बाकी सारे मैंने लोकली लिए हैं। ये और ये सारे आपने खुद ही लाइक पाइप्स और असेंबल भी आपने खुद करा है इस पूरे सेटअप को? जी, असेंबल मैंने सारा खुद किया है। वेरी नाइस। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपको सीडलिंग्स भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, इस सीडलिंग के हवाले से एक क्वेश्चन है, कुछ सीड्स जो हैं वो स्प्राउट नहीं करते। ये देखें, ये मैंने विंका डाला है, तकरीबन मुझे इसको हो गया है 11 डेज हो गए वाह। फ्रॉम सीड। तो जब फ्रेश सीड होता है तो फौरन निकलता है। ठीक है। जो सीड अगर नहीं निकल रहा, अच्छा, सीड्स की टाइमिंग भी होती है। फॉर एग्जांपल जीनिया जो है 24 आवर्स में स्प्राउट हो जाता है, हम्म। और जो हरा धनिया कोरिएंडर है वो तकरीबन 8 to 10 डेज ले लेता है। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि हर सीड का जो है अलग टाइम है। यूजुअली जैसे कहा जाता तो है मैं कि रिकमेंड ये अराउंड, करता हूँ कि जी जी कंटिन्यू करें। सीड जो है हमेशा अच्छी रेप्यूटेबल शॉप से लें, और उसमें क्या नाम, और फ्रेश सीड लें हमेशा। यानी कि जो आपके कोई चार्ट बना लें, या वैसे इंटरनेट पे भी अवेलेबल है कि कराची में किस वक्त पे कौन कौन सी सब्जियां लग जाती हैं। तो सिर्फ उसी सब्जी का बीज लें, किसी और सब्जी या किसी और फ्लावर का बीज नहीं लें कि हम ट्राई करके देखते हैं, वो यूजुअली नहीं निकलेगा। सही। तो अच्छा, सवाल आ रहा है कि देयर आर सम ट्रीज विद ड्राइड और ब्रांचेस शैल बी, बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी शाख जो है वो ड्राई हो रही है, आप उसको बिल्कुल काटें। दरख्त को जितना टाइडी रखेंगे उतना सही रहेगा। ड्राई जो ट्विग्स होती हैं या फिर जो बड़ी ब्रांचेस होती हैं, वो दीमक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो उनको तो रिमूव करना ही होता है जरूरी। अच्छा, वे टू गेट सीड्स ऑफ करी। अच्छा, करी पत्ते के अंदर ये बहुत बड़ा इशू है कि इसके सीड्स जो हैं उनकी लाइफ नहीं होती। यानी कि अगर आपने किसी से लिए हैं तो मुश्किल से 5 6 से 6 दिन वो चलते हैं। यानी कि उसके बाद अगर आप उसको स्टोर करके लगाएंगे तो स्प्राउट नहीं होंगे, जर्मिनेट नहीं होंगे, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो बेटर है कि आप प्लांट जाके आप नर्सरी से ले लें, बहुत इजीली अवेलेबल है कड़ी पत्ते के प्लांट्स। सही। अच्छा, वेयर आर रेप्यूटेबल शॉप, देखें मैं पूरे कराची से डिफरेंट शॉप से लेता हूँ। मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको मौसम की चीज लेनी है, बेमौसमी चीज ना लें। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्लावर है जीनिया, वो समर फ्लावर है। अगर मैं उसको अक्टूबर में लूंगा यानी विंटर फ्लावर की सीजन में लूंगा तो वो मुझे पुराना सीड मिलेगा, वो स्प्राउट नहीं करेगा या कम स्प्राउट करेगा। तो मुझे ये देखना है कि इस सीजन में क्या चीज अवेलेबल होती है या क्या चीज लगती है, और वही उसी चीज का मैं सीड लूं, तो मेजोरिटी सीड आपके पास स्प्राउट कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आपने कलर्ड कैप्सिकम की सीड लिए हैं और आप चाह रहे हैं कि वो उग जाएं, तो वो नहीं उगेंगे, क्योंकि इस वक्त गर्मी है और कलर्ड कैप्सिकम का सोइंग सीजन है अक्टूबर। हम्म। अच्छा,
इसमें एक और मैं पॉइंट वो करूंगा, तो इसमें अगर आप उसमें देखेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, तो आपको कैप्सिकम एज अ समर वेजिटेबल मिलेगी, लेकिन उनका समर और हमारे समर में जमीन आसमान का फर्क है। किनका समर है आप? सॉरी आई मिस। यूरोपियन साइड या फिर नॉर्थ अमेरिका की साइड। बिल्कुल, वेदर डिफरेंस की वजह से। तो वहां पे लिखा होता है कि कलर्ड कैप्सिकम या जो ये है, क्या कहते हैं इसको, कैप्सिकम को और क्या कहते हैं, बेल पेपर्स। बेल पेपर्स, बेल पेपर्स एज अ समर वेजिटेबल लिखी जाती है, लेकिन वो हमारी विंटर वेजिटेबल है। ठीक, बिल्कुल ठीक। इज़हार साहब, ये अस्मा चाह रही हैं कि आप थोड़ा स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन के हवाले से थोड़ा सा और डिस्कस करें। जी, स्ट्रॉबेरीज का इस टाइम खत्म हो चुका है। स्ट्रॉबेरीज हमें मिलती हैं एज अ रनर फॉर्म में, छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं, सवाद से आते हैं। तो इंटरनेट पे इस वक्त फेसबुक पे हर कोई ऑफर कर रहा होता है, 3 से 5 रुपए का एक प्लांट मिल जाता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 100 प्लांट्स मंगवा लें, और एक 12 इंच के पॉट में तकरीबन आप 4 से 5 प्लांट्स जो हैं उसको लगाएं। तो बहुत इजीली आप सारे उसमें स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। पॉटिंग मिक्स बहुत सिंपल बनाना है। 3 पार्ट्स सॉइल ले लें, 2 पार्ट्स आप वेल रॉटेड मैन्योर ले लें, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और उसमें लगाएं। कोई और न्यूट्रिएंट डालने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अभी लेमन की बात हो रही थी, मैं एक लेमन भी दिखा देता हूँ। हाँ, रूफ और टॉप पे ये लेमन भी भी निकल रहा है। दानिश ताहिर पूछ रहे हैं कि अमरूद और चीकू पे यूजुअली बग्स आ जाते हैं, तो उनसे किस तरह से उसकी अब प्रिवेंशन की जा सकती है? ये बहुत छोटे हैं नींबू। अच्छा हाँ, मैं बिल्कुल शुरू में ये बोला था हम्म। कि इस वक्त जो बग्स आ रहे हैं वो मैं बल्कि दिखा भी देता हूँ ताकि लोग आइडेंटिफाई कर लें वो कौन सा बग है जो इस वक्त सबसे ज्यादा कॉमनली आ रहा है। वो ये है मीली बग्स, वाइट वाइट कलर के होते हैं, ये देखें। ठीक है। सबसे ज्यादा इस वक्त ये आएगा, और इसका बहुत आसान हल यही है कि इसको सर्फ वाला पानी यानी या सोप वाटर से आप इसको वॉश करें। स्प्रे, राइट? स्प्रे, लेकिन आपको डेली वॉश करना पड़ेगा। स्प्रे करना है, राइट? क्वांटिटी जी, स्प्रे करना है। मैं इस वॉश करने का इस वजह से कह रहा हूँ कि जैसे आप स्प्रे की नोजल को थोड़ा सा ऑल्टर करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसमें से एक धार निकलती है, बिल्कुल सही। और उसकी वजह से उससे आप वॉश करें, ज्यादा बेहतर है कि इसके ऊपर लगे कि वो वॉश करके ये जो पेस्ट नीचे मर जाएगा। जब नीचे सारा चला जाएगा उसके बाद आप स्प्रे कर दें। ठीक है। अच्छा, मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन है कि रूफटॉप पे आप जैसे ग्रो कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है प्लांट्स के ऊपर, तो कौन से प्लांट्स हैं जो ज्यादा बेटर वर्क करते हैं ऑन अ रूफटॉप? एक्सेप्ट फॉर इंडोर प्लांट्स, बाकी सारे के सारे जो है वो फुल सन के अंदर सही रहते हैं, कोई मसला नहीं फुल है। सन में कोई मसला नहीं, और इनका वाटरिंग आपने रिजीम कोई में मसला रखा नहीं है है। मेरा मॉर्निंग? मेरा रूफ टॉप मैंने अभी शायद आपको दिखाया, इस ये बिल्कुल ओपन है, सिवाय अच्छा, एक कोई कोने के शेड जहाँ नहीं पे लगा आपने? मैं हाँ, मैं जहाँ पे खुद अपने आप को बैठने के लिए वो करता हूँ, इसमें मैंने ग्रीन शेड लगाया है, और कुछ मैंने सीडलिंग वगैरह ट्राई करता हूँ। बाकी सारा रूफ टॉप जो है वो ओपन है, ये देखिए पीछे पूरा, जी। और सारे प्लांट्स जो वेजिटेबल्स है के लिए भी, वेजिटेबल वो प्लांट्स सब, के लिए भी आप यही कहेंगे कि जी जी, वेजिटेबल फुल सन में? वेजिटेबल के लिए बिल्कुल बिल्कुल, जितनी मैक्सिमम सन मिले उतना बेटर है, ओके। मैक्सिमम सन मिले इतना बेटर है। सिवाय चंद एक पौधों के, बहुत कम ऐसे पौधे होते हैं जिनको थोड़ी सी साए में, जैसे फॉर एग्जांपल हर्ब्स हैं। अब हम्म। हर्ब्स को अगर मॉर्निंग सन मिल जाए, दोपहर में साया मिल जाए, तो वो सही रहता है। लेकिन जैसे भिंडी है, लौकी है, और करेला है, ककड़ी है, खीरा है, इनको तो फुल सन चाहिए। बिल्कुल सही। और अभी की जैसे समर हीट है, अब जो हीट वेव शुरू होगी, इसमें आप कोई प्रिवेंटिव मेजर ले रहे होंगे अपने प्लांट्स के लिए ताकि वो स्ट्रेस में नहीं आए, या क्योंकि कोई शेड तो आपने स्पेशली इसमें मैंने चॉइस एक करा है? प्रिवेंटिव मेजर एक ऐसा लिया है जो कि वो एक परमानेंट किस्म का है। मैं सॉइल इस्तेमाल नहीं कर रहा, अच्छा, मैं हाउ देन सॉइललेस हाउ? ग्रोइंग कर रहा हूँ, ओके, कोकोपीट में। इवन, ओके। अच्छा, कोकोपीट बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कोई ऐसी चीज नहीं है कि ना मिले।
कोकोपीट का फायदा यह है कि रूट्स आपकी हर वक्त ठंडी रहती हैं। वंस आपकी रूट्स ठंडी हैं तो आपका प्लांट ओके है, क्योंकि वही उसका समझे मुंह है, उसी से वो खाता है, उसी से वो जिंदा रहता है। ठीक है। तो जब कोकोपीट को यूज करते हैं तो तो ये मुझे जब नॉर्मली से मैं नॉर्मल कोकोपीट बालू मिट्टी है, ऐसे ही है? एग्जैक्टली अच्छा, बालू मिट्टी में क्या होता है कि इनिशियली जब आप बालू मिट्टी यूज करते हैं प्लांट बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कॉम्पैक्ट होती जाती है। जैसे जैसे आप पानी डालते हैं तो प्रेशर पड़ता है, तो ये कॉम्पैक्ट सही। इतनी हो जाती है कि फिर प्लांट्स इसमें ऐसा ही ग्रो नहीं करते। तो आपको हर 2 साल बाद या 1 साल बाद इसको निकालना है और लूज करके दोबारा डालना है। तो ये एक कमरसम किस्म का, एक ज्यादा मेहनत तलब किस्म का काम है। तो ज्यादा बेटर ये है कि आप कोकोपीट ले लें, वो फ्लफी रहती है, उसमें रूट की ग्रोथ अच्छी होती है, और आप रूफ टॉप पे इजीली उसमें ग्रो कर सकते हैं कोई भी चीज। ठीक है। और इसको फिर कोकोपीट के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं या न्यूट्रिएंट्स आपको फिर भी अलग से किसी और फॉर्म में देखिए, ऐड करने कोकोपीट होंगे? बिल्कुल बालू मिट्टी की तरह है। आप ओके। इसके अंदर न्यूट्रिएंट डालने के लिए आप इसके अंदर कंपोस्ट मिलाएं या मैन्योर मिलाएं, या आप इसको वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स दें। ठीक है। वो इट्स अप टू यू कि आपको उसको ऑर्गेनिकली फीड करना है या फिर इनऑर्गेनिकली। सही सही, गॉट इट। अस्मा का अच्छा, दोबारा एक सवाल है। लेमन ग्रास इस वक्त लेमन बहुत, ग्रास। जी हाँ, लग रही है। हम्म। लेमन ग्रास जो है वो रूट की डिवीजन से लगती है, उसके क्लम्स बन जाते हैं, तो क्लम्स को हम डिवाइड करके फिर यूज करते हैं। और लेमन ग्रास को भी किसी किस्म की न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं होती, बस उसको बड़ा गमला चाहिए। एक बड़े गमले में लगाएं, वो आपके पास सारा साल रहेगी। तो इफ somebody wants to start with लेमन ग्रास तो किस तरह से शुरू करना चाहिए? छोटा पॉट ले ले वो, सब या एक सीड तो से शुरू सीड्स करें? मिल रहे हैं, सीड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन सीड से ग्रो करना जो है ना, तकरीबन 1 साल ले लेता है ग्रो करने में। तो लेमन ग्रास के स्मॉल प्लांट्स मिल रहे हैं मार्केट में, बहुत नर्सरीज में इजीली 30-50 रुपीज का एक प्लांट मिल जाता है। तो वो प्लांट लेके एक बड़े पॉट में लगा लें, लेकिन इसको चाहिए फुल सन, ये इसको बिल्कुल शेड नहीं चाहिए, शेड में रखेंगे तो खत्म हो जाएगी। फुल सन एंड वाटर उसी तरह से एक दफा दिन में? वाटरिंग डेली, वाटरिंग डेली। ये बहुत तेजी, बिल्कुल एक घास है, इसको जितना पानी देंगे उतनी तेजी से अच्छी निकलेगी। ठीक ठीक। आई होप अस्मा दैट आंसर्स और योर लेमन ग्रास समर क्वेश्चन। प्लांट है, तो अभी अभी तो सीजन में है? विंटर्स में ना लगाएं इसको। अभी लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इससे फिर लाइक अक्टूबर सितंबर तक? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी इस वक्त लेमन ग्रास की अभी डिवीजन की है बहुत सारे नर्सरीज वालों ने, तो उनके पास से स्मॉल प्लांट मिलेंगे। ठीक। ओके इजहार साहब, आई थिंक कि बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था एंड हम अब इसको कैप करेंगे, रैप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम और एंड आल्सो आंसरिंग माय व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस आए। इट वाज लवली टू नो कि आप इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करें और आपने अपने हाउस में ऑन द टॉप रूफ टॉप पे भी चीज़ें ग्रो करी हैं। बहुत सारी इंसाइट्स जी आपसे जी जी मुझे सीखने को मिली अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्स जो हम ऐड कर सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स में, एंड नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो मैं अपने पौधों में देखती होती हूँ, समटाइम्स मैं इग्नोर कर रही होती हूँ। अब आई होपफुली आई वोंट बी इग्नोरिंग देम। नहीं, थैंक एंड यू, थैंक यू फॉर आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। अच्छा, मुझे इस तरीके से इंटरेक्ट करके वैसे ही बहुत अच्छा लगता है कि पाशा साहब के पास भी जब हम लोग सेशंस वगैरह लेते थे तो इंटरेक्ट करते थे लोगों के साथ, अच्छा लगता था। फेसबुक पे भी जो मुझसे क्वेरीज करता रहता है, मैं उसको रिप्लाई करता रहता हूँ एवरी टाइम। मैं कभी भी इसको वो नहीं करता, जो कुछ मैंने सीखा है अपने एक्सपेरिमेंट ट्रायल एंड एरर करके। इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो फेल हुए हैं, लेकिन जो सक्सेस आ गई है वो फिर मैं दूसरों तक बांटता हूँ। उससे जो है नॉलेज शेयरिंग से ये होता है कि वो एक, क्या कहते हैं, वो एक सर्कल बन जाता है, वो कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी मेरे तक पहुंचेगी। जो मुझे आता है मैं किसी को सिखाऊंगा, कोई किसी को और का आता है वो मुझे सिखा के जरूर जाएगा। दैट्स माय बिलीफ। वेरी वेरी इट वाज अ ह्यूज प्लेजर टू टॉक टू यू राइट नाउ। और थैंक यू, आपने रोजे में टाइम निकाला, हमें सेम पूरा हियर। टूर भी दिया। थैंक यू सो मच, दिस वाज अ लवली सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।